नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, अब 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और अभी से सभी पार्टियां तैयारी करिए। सभी पार्टी मतलब बीजेपी और समाजवादी पार्टी, प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी। और आज समाजवादी पार्टी की किस तरह की तैयारी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर है, तो आज हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए चंदौली से जो सांसद हैं, कद्दावर नेता हैं एसपी के, वीरेंद्र सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। वीरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। देखिए, 2027 की बात हो रही है, ठीक है। अब आरोप प्रत्यारोप भी बहुत हो रहे हैं, बीजेपी में चेंजेस भी बहुत हो गए हैं और वो चेंजेस ऐसे हैं कि आपकी पीडीए की काट को लेकर बीजेपी आई है, तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, आप समझ गए ना मैं किसके बारे में मैं समझ गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहली जीत तो हमारी हो गई। इसलिए जीत कैसे? इसलिए जीत हो गई हाँ। कि जब हमारे बनाए हुए रास्ते का अनुकरण करती हुई जब सत्ता पक्ष के लोग उसकी काट खोजने लगे, तो मैं मानता हूं कि जो हमारा रास्ता है वो सफलता की ओर है और विपक्ष या सत्ता पक्ष जो है उसकी काट खोज रहा है। और मेरा दावा है कि मेरे पीडीए के काट को वो नहीं खोज पाएगा और पीडीए के मुद्दे को लेकर के हम चुनौती तो, लेकिन चुनौती देने के लिए तो लेकर आए हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे रास्ते चल पड़े हैं, भाई चुनौती वो तो है। एक लेके आए हैं। हाँ। हमारे पास 8 पहले से मौजूद है। उसी समाज, अगर आप जातिवाद देखें, कि आप सोचती हैं कि एक पटेल ले आकर के अध्यक्ष हम पीडीए की काट कर लेंगे, लेकिन पीडीए में हमारे 8 जो कद्दावर सांसद हैं वो पटेल समाज से जुड़ करके आते हैं। हमारे मौर्य समाज के जो है 6 सांसद हैं। हमारे पीडीए से जुड़े हुए जो हमारे जो अनुसूचित जाति के सांसद हैं, उसमें जो पासी समाज के हैं वो भी 6 सांसद हैं, बिंद समाज के हैं। हमारे तमाम जो है कि 4 सांसद हम लोगों ने जिताए। इस विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्लिम समाज से हमारे सांसद हैं। हमारे तमाम, हम लोग खुद 2 सांसद हैं राजपूत समाज से। ब्राह्मण समाज से जो आए हैं सनातन पांडे जी बलिया से जीत करके आए हैं। बहुत ज्यादा असर इस पर नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि ये गुलदस्ता जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है वो गुलदस्ता का मुकाबला एक फूल नहीं कर सकता। हमारे विभिन्न प्रकार के फूल हमारे उस पीडीए के गुलदस्ते में हैं, जो जिसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी योगी जी तो कहते हैं एक बार छल सकती है समाजवादी पार्टी, बार बार उसी पीडीए को लेकर छला नहीं जा सकता है लोगों को। अब लोगों का विश्वास समाजवादी पार्टी से उठ गया है। देखिए, यही सवाल तो मैं भी कर सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप जितने भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार देखी होंगी, चाहे 2014 के देख लीजिए, चाहे 17 का देख लीजिए, चाहे 19 का देख लीजिए, 22 का देख लीजिए और 24 का देख लीजिए, कभी अपने कार्यक्रम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कभी प्रचार नहीं करती। वो नैरेटिव बनाती है, वो निगेटिव नैरेटिव बनाती है, निगेटिव मुद्दे लाती है। आज भी आप देखिए 2027 अभी आया नहीं, डिटेंशन सेंटर बनाना शुरू करके एक समाज के लोगों को वो एक भय की राजनीति लोगों के बीच में फैलाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये भय की राजनीति कितने दिन तक चलेगी? जहां आदमी जब अड़ जाएगा कि चाहे आप कुछ भी कर डालो हम आपसे दबेंगे नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में आपके भय की राजनीति खत्म हो जाएगी। आपने देखा नहीं बिहार में घुसपैठिया 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 किया, कितने घुसपैठिया वहाँ बिहार में निकले। एक नैरेटिव बना दिया जाए हिंदू बनाम मुसलमान। नुकसान तो हो गया वीरेंद्र भाई, जी। नुकसान हुआ, लेकिन हम उस नुकसान से सबक भी तो लिए। हम उस नुकसान से सबक लिए और जैसे हम लोग 2022 में हुए नुकसान से सबक लेकर 24 में नंबर 1 की पार्टी बने। आज 2025 में जो बिहार में हम लोगों ने प्रचार किया, वहां से सबक लेकर के 2027 में जीतेंगे और जीत करके हम वहाँ सरकार बनाएंगे और आदरणीय अखिलेश जी जो हमारे नेता हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, चलिए थोड़ा सा अभी आ जाते हैं, क्योंकि देखिए इस वक्त सत्र चल रहा है और शेरो शायरी खूब हो रहा है। शायद मौसम का असर है
कि योगी जी भी शेरो शायरी कर रहे हैं, अखिलेश जी भी शेरो शायरी कर रहे हैं। वो आईने से धूल साफ करने की बात करते तो कहते हैं आईना ही तोड़ दो। तो ये शेरो शायरी जो हो रही है, और जो कफ सिरप को मामले पर खास तौर पे, कि कभी कहते हैं कफ सिरप वालों से अखिलेश जी का नाता है, फिर ये कहते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार। क्या है ये कफ सिरप का किस तरह की मांग है, और ये जो शेरो शायरी में आरोप प्रत्यारोप है उसको लेकर क्या कहेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, ये तो मेन मुद्दा से लोगों का ध्यान भटकाने की बात है। सवाल ये उठता है कि इसका गैंग कहाँ चल रहा था। ये पूरी कफ सिरप गैंग का संचालन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस से चल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि यदि बनारस से चल रहा था तो क्या बिना हमारे अधिकारियों के, बिना हमारी पुलिस के, बिना सरकार के, बिना राजनेताओं के संज्ञान में आए, बिना उनका बर्दाश्त पाए, क्या 4-5 साल से लगातार बनारस जैसे सेंसिटिव जगह में क्या ये संचालित हो सकता है? आगे एक क्षण के मान ले कि नहीं, इन लोगों का हाथ नहीं था या पुलिस को संज्ञान नहीं था, तो ये भी तो और जो है वो खतरनाक और आश्चर्यजनक बात है कि इतना बड़ा रैकेट चल रहा हो और हमारे पुलिस के अधिकारियों को भनक तक न हो। तो ये दोनों बातें का खुलासा, दोनों बातों का निराकरण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को करना पड़ेगा। और वो अगर इसको में लिपापोती करने की बात करेंगे तो ये न प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए ठीक होगा, न प्रदेश की जनता की सेहत के लिए ठीक होगा, न बच्चों के सेहत के लिए ठीक होगा, न भविष्य के लिए। मतलब समाजवादी पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। बड़ा मुद्दा है ही है, इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? एक वो जाति का आरोप लगाते हैं। आनंद, सबसे पहले हत्या हुई थी आनंद ज्योति सिंह, जो एडवोकेट है, नौजवान था। आज उसकी पत्नी जो है, उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ बिलक बिलक करके रो रही है और दर दर की ठोकरें खा रही है, न्याय की मांग कर रही है। किसके दरवाजे पर वो नहीं गई भारती सिंह अपने बच्चों को लेकर के? वो सबके दरवाजे पर मतलब गई, इसका सबने ठुकरा इन्वेस्टिगेशन दिया। होना जरूरी है, जिस निश्चित तरह रूप का से। मामला हाँ है। हाँ, ये सही, ये दूध का दूध पानी का पानी होना आवश्यक है। और कौन लोग इस खतरनाक खेल में पीछे थे, उन्हें बेनकाब होना बहुत अच्छा, जरूरी ठीक है, एक मुद्दा और, चूंकि एसआईआर का मुद्दा उठा ही कि देखिए बिहार में भी मुद्दा बनाया गया, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही, योगी आदित्यनाथ कर रहे कि हमारे 4 करोड़ वोटर कहीं चले गए। पहले जब एसआईआर हुआ भी नहीं था उस वक्त अखिलेश यादव कह रहे थे कि हमारे 3 करोड़ वोटर कहीं चले गए। ये क्या है? एक बार पहले अच्छा 15 दिन की मांग कर रहे थे अखिलेश यादव कि 15 दिन और बढ़ा दिया जाए। जब बढ़ा दिया गया तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो तो 4 करोड़ वोटर की बात कह रहे हैं, उसी को खोजने के काम में 15। तो ये किस तरह का आक्षेप बार बार चुनाव आयोग को इसे टारगेट पे रखना, निशाने पर रखना? क्या देखिए, आपको पता है कि बहुत कम समय बीएलओस को दिया गया सभी प्रदेशों में एसआईआर करने के लिए, और एसआईआर की प्रक्रिया को इस तरीके से रखा गया कि जैसे एक नई वोटर लिस्ट तैयार हो रही है और सबके नए फार्म भरवाए जाने लगे। अब स्थिति ये रही कि ज़्यादातर हमारे गरीब समाज के लोग अपने कामों के सिलसिले में या तो जिले से बाहर थे या प्रदेश से बाहर थे या कहीं सुदूर जगह जाकर के अपनी रोजी रोटी के इंतजाम में लगे हुए थे। ऐसी स्थिति में उनके घरों में तत्काल उपलब्ध होना नामुमकिन था। इन लोगों ने क्या किया कि अपना काम पूरा करने के लिए वो नॉन बैंकिंग एक कैटेगरी इन लोगों ने निर्धारित कर दिया। नॉन मैपिंग सी कैटेगरी एक तरीके से है, और उसमें ये लोगों ने कम से कम नहीं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां से इनकी हार हुई थी वहां पर इन लोगों ने 70 से 80% जो वोटर लिस्ट है उसको सी कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है। लोगों ने, बीएलओ ने आत्महत्या कर ली इस प्रेशर में। सारी चीजें आपके सामने हैं। और वो जो सी कैटेगरी का वोटर है अब वो डाल दिया इन लोगों ने। अब उनकी स्थिति ये है कि अपने को नागरिक शो करना है, अपने को साबित करना है कि नहीं हम इसी गांव के निवासी हैं। हाँ। तो उस शो करने के लिए उनको कागजात चाहिए। हाँ। वो जो 13 कागजात इन लोगों ने तो दिए हैं। वीरेंद्र सिंह जी, पहले जो 15 दिन का समय अखिलेश मांग रहे थे, जब योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया
कि उनके 4 करोड़ वोटर कट रहे हैं, तो फिर वो तो वही कहने लगी कि उनके वोटर कट रहे थे इसलिए 15 दिन का समय। देखिए वो जो सी वोटर की श्रेणी आई, वो सी वोटर ज्यादातर समाजवादियों के वोट कटे हैं। इसलिए माननीय अखिलेश जी, कैसे 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 क्या किस तरह के अंक हम लोग बूथ पर जो पीडीए प्रहरी के रूप में खड़े थे, वो सबको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर बूथ पर एक पीडीए प्रहरी बना दिया था, और उस पीडीए प्रहरी के रूप में हम लोग खड़े थे। हम लोग एक एक वोट की जांच कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सी कैटेगरी में क्यों डाल दिया, ये नॉन मैपिंग में क्यों डाला, जबकि अगला आदमी मौजूद है, खेत में काम करने गया था, खेत में जो है मजदूरी करने गया था, शाम को लौट के आया तो बीएलओ तो गांव से चला गया, लेकिन उसकी कैटेगरी जो है नॉन मैपिंग में डाल दिया, सी कैटेगरी में। अब जो दूसरे दिन जब हमारे लोग लेके गए उसको, तो कहे कि नहीं कोई सी कैटेगरी में चला गया है, और ऊपर से जो है कि ये इंस्ट्रक्शन है कि आप सी कैटेगरी से एक कैटेगरी में न डलें। एक सवाल ये भी उठता है कि देखिए, डिटेंशन सेंटर, घुसपैठियों को बाहर, रोहिंग्या को बाहर, कहाँ ये जा रहा है कि ये जानबूझकर कोशिश की जा रही है, जिस तरह से अखिलेश यादव आपकी पार्टी ने भी कहा कि निकालने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरह अगर आप कह रहे हैं कि हमारे वोटरों को काटा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं हमारे वोटरों को काटा जा रहा है, तो ये क्या है? एक तरफ तो रोहिंग्या को निकालने की बात पर आप कहते हैं कि नहीं ये गलत तरीके से ये पूरा लिस्ट तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप हमारे वोटरों को काटने का प्रयास कर रहे हैं, इधर ये कह रहे हैं हमारे 4 करोड़ वोटर कट रहे हैं। तो ये किस तरह से हम इसको देखें? एसआईआर थोड़ा घालमेल नहीं लग रहा है आपको? और देखिए बिहार में बैकफायर किया है एसआईआर। देखिए बिहार में जिस तरीके से इन्होंने एसआईआर को जो है डिक्लेयर किया है, और उन्होंने जो नैरेटिव बनाया कि हम घुसपैठियों को बाहर कर रहे हैं, हाँ। तो मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन से भी कहना चाहता हूँ कि जो ये निगेटिव नैरेटिव फैला करके बिहार में चुनाव प्रचार में चुनाव जीतने की बात वो लोग कर रहे थे, आज उनको उनकी ड्यूटी बनती है कि वो लिस्ट जो है डिक्लेयर करें कि इतने जो है वो घुसपैठिया पाए गए और इनको हम लोगों ने डिटेंशन सेंटर में भेजा गया, और इतने जो है लोगों को हमने उनके देश भेज दिया। तो जब तक ये सूची नहीं भेजेंगे तो हम मान लेंगे कि ये निगेटिव प्रचार है, और इस निगेटिव प्रचार पर इलेक्शन कमीशन आंख मूंदे बैठा हुआ है, वो धृतराष्ट्र बना हुआ है, आंखों पर पट्टी लगाए बैठा हुआ है, एक भी नोटिस जो है जारी नहीं किया, एक भी किसी तरीके का जो है निगेटिव प्रचार पर संज्ञान नहीं लिया। तो हम कहाँ जाएं? हाँ। हम तो जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे ना। हाँ। और इलेक्शन कमीशन को दिखाइए नहीं दे रहा है। हाँ। तो सर ऐसा है कि जैसे ये सारी चीजें, जैसे चुनाव आयोग ने भी कहा कि एक टेंटेटिव लिस्ट आएगी और उसके बाद उसमें देखा जाएगा, करेक्शन किया जाएगा, एक भी जो वोटर है छूटने ना पाए, इस तरह से हम मतलब वो खुद से कह रहे हैं कि हम इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर संशय की स्थिति क्या है? थोड़ा तो विश्वास करना पड़ेगा। देखिए संशय की स्थिति तब, और आप लोग के बीएलओस भी हैं अलग अलग जगहों पर। देखिए ये काम बीएलए का नहीं है, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। हम तो साथ दे रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की नियमावली कहती है कि भारत का एक भी वोटर लिस्ट से छूटने न पावे। जैसे कानून में ये नियम है कि 10 जो है कि अपराधी अगर छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी एक भी निरपराध को सजा जो है नहीं मिलनी चाहिए। उसी तरीके से अगर 10 ऐसे लोगों का नाम लिस्ट में है जो वोटर नहीं है, लेकिन एक ऐसा वोटर जो है जो यहाँ का नागरिक है, वो वैध है, और उसका नाम आप छोड़ देते हैं, वो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग इसी चिंता में हैं कि जो वैध वोटर हैं, जिनका अधिकार है वोट डालना, फंडामेंटल राइट है, उस राइट का उल्लंघन इलेक्शन कमीशन कर रहा है और उनको वंचित कर रहा है कानून और कागजों के दायरे में रख करके। अब गरीब, आप एक मिनट हम आपका समय लेंगे। अब एक गरीब आदमी है जो गांव में रहता है और जमींदारों ने उनको ऐसी भूमि पर बैठा दिया है जो भूमि जो है सरकारी है। ठीक है। अब वो कहता है कि साहब हमारे घर की घरौनी दे दीजिए। तो सरकार ये कहती है कि चूंकि ये सरकारी जमीन है तो हम इसकी घरौनी या इसका मालिकाना हक हम आपको नहीं दे सकते। ठीक है। अब वो कई पुश्त से रह रहा है, उसके बाप दादा भी उसी पे रहे,
उसके दादा भी उसी पे रहे, अब उसका बेटा उसी भूमि पर रह रहा है। हाँ। तो जब उससे मांगा जाएगा हाँ। फार्म जो कैटेगरी सी से उसको कैटेगरी ए में लाने के लिए, तो वो कागजात घरौनी मांगता है और घरौनी सरकार देती नहीं। और उनको, जबकि सरकार को ये चाहिए कि जो अगर 50 साल से 60 साल से 40 साल से अगर जिस भूमि पर घर बनाकर अपने बच्चों के साथ वो रह रहा है, उस व्यक्ति को उसके घर मतलब का उसकी मालिकाना पहचान हक होनी देना चाहिए, चाहिए। उसकी पहचान तो होनी चाहिए, चाहे तो- वो जमीन से हो, चाहे उसके नाम से या बापदाताओं अब के नाम सवाल ये उठता कि पहचान बनेगी कैसे? हाँ। आप जो है कि बिजली का कनेक्शन लेने जाएंगी तो वो निवास प्रमाण पत्र मांगेगा घर का, अब आपसे खतौनी की नकल मांगेगा। नहीं, तो वो तो कह रहे ना कि अगर आपका कोई भी ऐसा कागज है जो वैलिड है, उसके कौन आधार सा पे कागज भी दे? मैं तो हम आपसे पूछूं। आधार, राशन कार्ड, इस सबको कंसीडर मैं- करने के लिए नहीं, तैयार हैं। न और रा- बिहार में भी हुआ है। मैं तो बता रहा हूँ, न राशन कार्ड मान रहे हैं, न ही मनरेगा का जॉब कार्ड मान रहे हैं। वो किसी तरीके से आधार को ले रहे हैं, लेकिन आधार को मान करके उनका वोटर लिस्ट में नाम डाल देंगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इस पे तो हमारी नजर रहेगी, आपकी भी नजर है, आपके भी BLAs अलग अलग जगहों पर हैं। और देखिए अभी तो लंबा समय है, प्रक्रिया भी थोड़ी लंबी है। अब एक और सवाल है, क्योंकि देखिए बिहार में हमने देखा था कि किस तरह से जो NDA है वो बड़े अपने गठबंधन के साथियों की बड़े दमखम के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन इस बार का समाजवादी पार्टी ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, अकेले लड़ेगी, कांग्रेस के साथ लड़ेगी? क्या स्थिति कांग्रेस के साथ बनती दिखाई दे रही है? क्योंकि बीच में खबर यही आई थी कि भाई बहुत ज़्यादा सीट उठ नहीं है, मतलब कांग्रेस को मिल सकता है। तो क्या ये गठबंधन को हम कैसे देखें? नहीं, आपको किसने कहा कि समाजवादी की तरफ से आएगी, ज्यादा सीट नहीं देंगे? बीच में बयान आया था, किसका? आप ही के किसी नेता का बयान आया था। नहीं, हमारी तरफ से एक एथेंटिक बयान होता है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जी आप का साथ होता है। मिलकर लड़ेंगे और तो सीटों का राष्ट्रीय बंटवारा? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हम मिल बैठ करके जीतने वाले कैंडिडेट का चयन करके हम सीटों का बंटवारा करेंगे। क्योंकि एक हम लोगों ने एक तरीके से रिजल्ट देख लिया है बिहार में कि 60 सीट पर लड़ने के बावजूद वहाँ 5 सीट जो है आई। और ऐसी परिस्थिति में चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और राहुल जी की केमिस्ट्री मिलती है, दोनों लोग आपस में अच्छे मित्र भी हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों दल मिल बैठ करके वो इस मामले को वीरेंद्र अच्छा दीजिए कि आपने निर्णय लेंगे। सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि हाँ बिहार की स्थिति को देखते हुए सीटों का बंटवारा होगा। यानी कहीं ना कहीं एक तरह से कह लीजिए, मान के चले कि कांग्रेस को सीटें कम ही मिलने वाली है। देखिए, सबसे बड़ा आधार जीत है। सीट लेना, सीट कम लेना, ज्यादा लेना, ये बड़ी बात नहीं है। ज्यादा सीट निकलना, जैसे हमने 17 सीट दिया लोकसभा में, लेकिन 6 सीट जीत करके कांग्रेस आई, 6 सीट आई। हाँ हाँ। तो क्या जो है कि उस तरीके का बंटवारा नहीं होना चाहिए? उसी तरीके का बंटवारा होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा सीट कांग्रेस भी जीत के आए और हमारा गठबंधन उनके साथ रहेगा और हम मिलकर के भारतीय जनता पार्टी जैसी फासिस्ट ताकतों को हराएंगे और देश से और प्रदेश से जो है निजात दिलाएंगे लोगों का। और जो भय की राजनीति हो रही है, इस भय की राजनीति को हम समाप्त करेंगे और मोहब्बत की राजनीति वहाँ जो है लाएंगे। आप भी और राहुल इस की तरीके बात से कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं आप। दुकान नहीं खोल रहे हैं, मोहब्बत की राजनीति जो हमेशा से लोहिया जी करते थे, हमेशा से समाजवादी करते थे। क्योंकि इन लोगों ने तो अपना पूरा एक तरीके से राज खोल दिया ना कि वो कानून से कि किताब में से समाजवाद ही हटाना चाहते हैं। और समाजवाद हट जाएगा तो गरीबों का अधिकार कौन देगा, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? तो समाजवादी व्यवस्था में समाजवाद जिंदा रहे, इसके लिए हम मिलकर के जो है चुनाव लड़ेंगे और समाजवाद को जिंदा रखेंगे और जो है कि संविधान को जिंदा रखेंगे, अम्बेडकर जी के विचारों को जिंदा रखेंगे। और ये लड़ाई हम सब गरीब और PDA के लोग मिलकर के लड़ेंगे। 2027 का विधानसभा चुनाव कितना चुनौती वाला है? क्योंकि देखिए 2 टर्न से बीजेपी आ रही है, योगी आदित्यनाथ सत्ता में बने हुए हैं। शायद जो जिस तरह के मुद्दे वो उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर, विकास को लेकर, क्या उन सारे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी उस तरह से जनता के बीच में बात नहीं रख पा रही है?
कि मतलब 2 बार से और तीसरी बार भी वो पूरा ताल ठोक रहे हैं कि देखिए इस बार भी ऐसा हम हराने वाले हैं समाजवादी पार्टी को, विपक्ष सुपड़ा साफ हो देखिए, जाएगा। भाजपा- वो मुद्दे क्या है जिस पर देखिए, बड़ी चुनौती है? भाजपा से कहना चाहता हूँ, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। एक ही मुद्दा हिंदू मुसलमान ही डर की राजनीति वो फैलाते हैं। अब जनता धीरे धीरे समझ चुकी है इनके डर की राजनीति को। हमारा पीडीए की राजनीति थी, हम उन तमाम लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति विशेष के हो, जिनको आज तक आज़ादी के बाद से न्याय नहीं मिल पाया है, उनके बच्चों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है, उनके हक की लड़ाई दिलाने के लिए, उनको आरक्षण दिलाने के लिए, उनको संविधान में उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और उनकी बहबूदी के लिए हम जो है कि ये पीडीए के प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे और माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए वीरेंद्र जी, जब आप तब जीते थे जबकि मोदी लहर थी और आपने बीजेपी के कैंडिडेट को, वो भारी भरकम कैंडिडेट को हराया था, तो इस बार भी जो टिकट का बंटवारा होगा, जिस पीडीए की बात आप करते हैं, मायावती कहती है कि वो हमारा वोट बैंक था, हमारे वोट बैंकों को, लेकिन अब वो धीरे धीरे हमारी तरफ शिफ्ट हो रही है। तो कैंडिडेट पीडीए मतलब सारी पार्टियों को साधते हुए किस तरह से कैंडिडेट का चयन होना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में जो 2027 का चुनाव है, समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके? देखिए, अभी बहुत से साथी जो आज भाजपा में हैं और शासन सत्ता का जो है आनंद ले रहे हैं, उसमें से बहुत से लोग हैं जो पीडीए की विचारधारा से प्रभावित हैं। वो बहुत से हमारे साथी हैं जो समय रहते हुए उनकी चेतना जागेगी और निश्चित रूप से वो हमारा साथ देंगे और सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। अच्छा, कानून व्यवस्था पर बहुत घिरते हैं आप लोग कि समाजवादी पार्टी के समय ये था, वो था, समाजवादी पार्टी के समय गुंडों माफियाओं का राज था, और उस चीज़ को मतलब योगी सरकार बहुत कि हमने ये काम किया, हमने बिल्कुल अपराध मुक्त प्रदेश बना दिया, उस पर बहुत घिरते हैं। तो उसको, उस मुद्दे का काट क्या लेकर आएंगे आप? देखिए, कानून का डंडा यदि बराबर चले लोगों पर, अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति विशेष का हो, किसी धर्म का हो, अगर बराबर चले तो किसी को कोई एतराज नहीं। सब जो है, जब जाति पहचान के, धर्म पहचान कर और जो है कि पार्शियलिटी के तहत अगर कानून का डंडा चलेगा, भाई अभी तो तमाम ऐसे हमारे ही जनपद में है, एक 5 बरस की बिंद समाज की लड़की का रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। ये क्यों हो रहा है? ये ऐसे लोगों के हौसले बढ़ क्यों रहे हैं? अभी बनारस में लगातार हत्याएं हो रही हैं। कोडीन का आपने देखा ही क्या? कोडीन सिर्फ कानून के दायरे में नहीं आता है, ये भी दायरे में आता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था जो है कि सही है? जितने भी आंकड़े हैं आप उठा के देख लीजिए, एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए, लाख एफआईआर न करने के बावजूद उनके आंकड़े आज जो है अखिलेश जी की सरकार के समय के आंकड़े के मुकाबले नहीं, जो तो है कि 25-30% जैसे आपने आंकड़ों का जिक्र किया, एनसीआरबी के आंकड़े और तमाम आंकड़ों का दिया अपराध के मामले में, लेकिन क्या ये सब बातें जनता तक नहीं पहुंच पा रही है? क्या जिस तरह की बातें रखनी चाहिए, जनता को समझाना चाहिए जमीन पे, वो नहीं हो पा रहा है क्या? देखिए, हो पा रहा है। हाँ। देखिए, होता क्या है, हम पॉजिटिव प्रचार करते हैं, वो आकर के निगेटिव प्रचार करेंगे और 10,000 रुपया जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा बिना किसी जो है योजनाबद्ध तरीके से, बिना किसी योजना की कि वो जो है कि महिलाओं के खाते में डाल देंगे। अब सवाल ये उठता है, कोई सवाल बिहार के मुख्यमंत्री से पूछे कि जो 10,000 रुपया महिलाओं को दिए हैं वो किस योजना के बड़ा तहत, आरोप लगा रहे हैं कि पैसा देखिए बता तो रहे जो किस योजना के तहत दिए हैं, हाँ। और क्या वो अनुदान था, क्या वो महिलाओं को सहायता था, या 2 लाख जो है कि कर्ज देने के एवज में 10,000 का एडवांस था। तो क्या ये एडवांस में अगर कोई महिला फेल होती है, क्या उसका व्यापार नहीं चलता है, वो हिसाब नहीं दे पाती है, तो क्या बैंक उसको छोड़ेगा? क्या बैंक उसको नोटिस नहीं देगा? क्या आरबीआई सारी कर्जे माफ कर देगी? ये सवाल तो ये भी तो सामने आना चाहिए, और ये सवाल सबसे बड़ा जेन्युइन सवाल है
कि आप जनता की गाढ़ी कमाई को इस तरीके से चुनाव जीतने के लिए लुटा नहीं सकते जिसकी नहीं तो अकाउंटेबिलिटी ही ना हो। वो तो देखिए जो सत्ता में रहेगा वही नहीं नहीं योजनाओं का लाभ नहीं दे पाएगा। लेकिन वो साफ करे ना हाँ। कि हम इसको अनुदान दे रहे हैं, हाँ। हम इसको वापस नहीं लेंगे, ये करे ना। लेकिन कहीं भी नीतीश कुमार ने किसी फोरम पे नहीं कहा कि इस पैसे को हम वापस नहीं लेंगे। ये कर्ज के रूप में दिया है और महिलाएं कर्जदार हो गई हैं पूरे बिहार की, और कभी न कभी उनको नोटिस जाएगी सरकार की तरफ से और उनको पैसा वापस भरना पड़ेगा, विथ इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तब जाकर के उन महिलाओं का आंख खुलेगा कि ये सरकार किस तरीके से धोखा करती है, किस तरीके से उनको जो अंधेरे में रख करके उनके वोट के अधिकार को छीनी है। तो ये सब बताना जरूरी होगा, तभी फिर उसका असर भी देखने को मिलेगा जनता। निश्चित रूप से बताएंगे। बिल्कुल। और एक सवाल और वीरेंद्र जी कि चूंकि समाजवादी पार्टी पर हमेशा परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, और पहले मुलायम सिंह जी, अब अखिलेश कमान संभाले हुए हैं समाजवादी पार्टी की। उनका कहना है परिवार के ही दसियों लोग तो सांसद और विधायक बने हुए हैं, दूसरों का नंबर क्या आएगा। तो परिवारवाद भी एक बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए। है किसी का परिवार ऐसा कि अपने परिवार के 5 लोगों को खड़ा करके 5 को जिता दे? बताइए, एक परिवार कोई हो, राजनीतिक परिवार जो 5 खड़ा करे सदस्य और 5 को जिता ले। नहीं तो बीजेपी यही कहती है हम क्यों खड़ा बीजेपी करें कह नहीं रही है। हाँ। इसलिए कि बीजेपी आधा तो बिना बाल बच्चे वाले हैं, तो उनको परिवारवाद से मुक्त मानिए, और जिनके पास बाल बच्चे हैं वो सब राजनीति में हैं। अभी बीजेपी कितने दिन की हाई है? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों 84 में बनी है, और 84 के बाद जो नहीं बच्चे तो आज पैदा देखिए हुए। सबसे धनी और सबसे बड़ी पार्टी है। नहीं, आज धनी पार्टी है तो धनी किस तरीके से है वो आप भी जानते हैं। जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं उन्हीं के खाते में गया है, जितना भी पैसा जा रहा है प्रधानमंत्री योजना के तहत सब उन्हीं के खाते में जा रहा है। तो सारी चीजें तो उन्हीं के खाते में जा रही है। विपक्ष के हाथ में क्या लग रहा है? विपक्ष के हाथ में कुछ नहीं लग रहा है, तो इसलिए धनी पार्टी तो होगी। नहीं, आप लेकिन यदि आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो देख लीजिए ना, चाहे सिंधिया की देख लीजिए, चाहे हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं उनका देख लीजिए, चाहे आप मतलब आप कह रहे हैं परिवार है तो परिवार दिखेगा, ये कहना चाह रहे हैं। बीजेपी के जो अध्यक्ष है प्रदेश के, हाँ। वो भी तो परिवारवाद से आते हैं, तो वो भी परिवारवाद की देन है। नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी परिवारवाद की देन है। तो फिर जब एक अंगुली आप उधर उठाते हैं लोग, तो 3 अंगुलियां उनकी तरफ इशारा करती हैं कि जरा अपना गिरबान भी देख लो। तो ये बताइए कि अब समाजवादी पार्टी का बनवास खत्म होगा क्या इस बार के 2027 हम के कहाँ चुनाव में? बनवास में हैं? हम नंबर 1 की पार्टी हैं, और नहीं, प्रदेश में नहीं, हम सत्ता में। प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी है, हाँ। और यहाँ तीसरे नंबर की है। हाँ। ठीक है, आज जो सत्ता में है कल हम हो गए सत्ता में। ये बनवास और रजवास की कौन सी बात है? वो भी सेवा थी, ये भी सेवा है। चलिए, सेवा कर रहे हैं। चलिए, तो ये थे वीरेंद्र सिंह जी, जो बड़े अच्छे से इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि देखिए परिवारवाद कहाँ पर नहीं है, सभी जगह पर है। जिसका परिवार है वहीं पर तो परिवार दिखेगा। और 2027 के लिए भी उन्होंने बताया कि सब मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में जाएंगे, और इस बात पूरा विश्वास है कि जनता उन्हें चुनकर जरूर लेकर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो हमारे साथ चर्चा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।